नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं गणेश चतुर्थी की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यह मेरी मनोकामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसका उपयोग स्नैक के रूप में किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि किसका उपयोग स्नैक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट, सिलिका, हीरा या फिर आयरन ऑक्साइड। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। क्या है इसका सही आंसर? ग्रेफाइट। दोस्तों, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। आप सभी जानते हैं कि विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट का यूज स्नैक के रूप में किया जाता है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। ये इमेज है, ये ग्रेफाइट है, उसको पटक रहे हैं किसी कार में। तो ये एक बेस्ट लुब्रिकेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटा एसिडिक दवाओं में पाए जाते हैं जो राहत देते हैं। आपको बताना है दोस्तों, जो एंटा एसिडिक दवाएं होती है वो किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों, नेत्र से या फिर पेट दर्द से, मुहासे से, सिर दर्द। बड़े क्लोज ऑप्शन है, आपको सुना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पेट दर्द। एंटा एसिडिक जो दवाएं होती है, इनो या फिर गेसोफास्ट, सोराजी, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये पेट दर्द से संबंधित होती है। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया एक दिन की, जो ये अपना आमाशय है, इसमें जो म्यूकस की लेयर रहती है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी जब मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको हो जाती है एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी। आपका पेट दर्द करने लगता है या एसिडिटी जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो आप क्या करते हो? इनो को लेते हो, दोस्तों से कहते हो कि यार इनो लेके आओ, तो आप इनो पीते हो। तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg2H का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिलाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब सामान्य स्थिति बन जाती है। तो आप एसिडिटी से मुक्त हो जाते हो। तो ये एंटीएसिडिक दवाओं में मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, स्टमक मतलब आमाशय, स्टमक मतलब आमाशय, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, ये इस प्रकार की गोली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम है, वो आपको बताना है क्या है। तो गैलिक एसिड या फिर पिक्रिक एसिड, म्यूट्रिक एसिड या फिर क्लोरिक एसिड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है म्यूरिएटिक एसिड। दोस्तों, ये देखिए, एक चीज़ इस पर फोकस कीजिए आप। देखो, ये एक एसिड है, ये बोतल मैंने आपको बताया। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि इसका जो पीएच मान होता है वह 1 से 2 के बीच में आता है। किसका? HCl का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। दोस्तों, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ। अब मैं कॉकरोच से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना चाहूँगा। ये कॉकरोच एक ऐसा जंतु है जिसमें के हृदय में 13 कोष पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से लगभग सबसे ज़्यादा है, 13 कोष पाए जाते हैं। जिसे अपने हृदय में 4 पाए जाते हैं ना, दायां एलन, बायां एलन, दायां नीले, बायां नीले, तो ये 4 पाए जाते हैं, तो इसमें 13 पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का। और एकमात्र लगभग ये ऐसा जीव है जो जिसकी गर्दन कटने के बाद भी ये जिंदा रह सकता है कुछ दिनों तक, और ये कॉकरोच से रिलेटेड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए कॉकरोच की, ये इसका लार्वा होता है, इस प्रकार से बढ़ती है इनकी प्रजाति, ये आपको याद रखना है। कॉकरोच ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वायरल बीमारी है। इनमें से कौन सी है जो एक वायरल डिसीज है, आपको बताना है। रिकेट्स, खसरा, बेरी या सिफिलिस। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? खसरा। खसरा एक वायरल डिसीज है, बहुत ही ये देखिए, जैसे कि आप जानते हो, 9 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको खसरा का टीका लगता है, मिसेल्स का। तो ये खसरा का टीका लगता है। इसके बाद 16 महीने में लगता है, इसके बाद 24 महीने में लगता है। और हम सभी ने लगाया है, हमें तो अभी तक याद है कि लगाते हैं, और अभी भी बच्चों को लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बच्चों का डिसीज़ है। आपसे इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ बता देना चाहिए। जैसे कि जो मेसलो, खसरा का जो रोग है वो वायरस से होता है। किससे संबंधित है? वायरस से। एक प्रश्न तो ये हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है? तो ये बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बच्चों से इसी में अब जो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में जो सबसे फेमस रोग है वो टाइफाइड है। टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड रोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपसे अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से किस तरल पदार्थ में सबसे अधिक सायनता होती है? सायनता का मैं मतलब आपको इजीली बता देना चाहता हूँ कि सायनता का मतलब होता है दोस्तों गाढ़ापन। क्या?
गाढ़ापन, इसका मतलब होता है गाढ़ापन। तो दोस्तों आप देखें, पानी, शहद, रक्त या वायु, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इसमें सबसे अधिक सहायता है शहद की, जो हनी है उसकी सबसे अधिक सहायता। देखो दोस्तों, मैं आपको इस हनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा। देखो जो हनी है, शहद है, वो देखो एक बात समझो कि जो शहद है, जो हनी है, उसकी सबसे प्योर फैक्ट्री है, यानी मधुमक्खी किसी से भेदभाव नहीं करती, सबसे बेहतरीन होता है, सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध फैक्ट्री होती है। देखो जो हनी को मापा जाता है, हनी की जो विस्कोसिटी मापी जाती है, साइनता, वो विस्को मीटर से मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और शहद को जितना भी आप रखोगे, जितने टाइम तक रखोगे, उतना ही प्योर रहेगा और उतना ही हेल्दी बना रहेगा। तो इस शहद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शरीर कंपन करता है तो वो क्या पैदा करता है? ये आपसे पूछा गया है कि व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इज ए प्रोड्यूस, क्या करता है? साउंड, वाटर, हीट या इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ध्वनि। इसका सही आंसर है ध्वनि। ध्वनि पैदा करता है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो क्या बनाती है? साउंड बनाती है। आपको याद रखना है वेव्स के रूप में, मैकेनिकल वेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचरों में एक बेहतरीन अंग पाया जाता है जिसका नाम है ज़ेप्कन। ज़ेप्कन, जैक्वसन, याद रखना है। तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है? तापमान, दाब या गंध या ध्वनि। दोस्तों उभयचरों में जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के जो होते हैं प्राणी, उनमें गंध के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जैसे कि एक सांप है, एक सर्फ है, इसमें देखियो ये जैक्वसन जो अंग है वो ये इस जगह पर है, तो गंध के लिए युवा की टंग है, ये नर्व्स है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं कुछ इमेज आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको मदद मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केपलर के दूसरे नियम को किस रूप में जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि जो केपलर के दूसरा नियम है उस किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं कि कक्षाओं का नियम, क्षेत्र का नियम, या गति का नियम, या गुरुत्वाकर्षण के नियम। दोस्तों केपलर को आप जानते हो गृह गति के नियम से संबंधित, पर अभी जो इसका दूसरा नियम है वो है क्षेत्रों का नियम, यानी कि लोप एरिया से। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि केपलर साहब ने बताया है कि जो लोप इक्वल एरियाज इक्वल टाइम, मतलब समझो कि कोई भी जो ग्रह है वो एक निश्चित समय में निश्चित एरिया को कवर करता है। किसकी रिस्पेक्ट में? सन की रिस्पेक्ट में। तो ये केपलर ने बताया गृह गति के नियम। लगभग सभी साइंटिस्ट ने लगभग 3 नियम दिए। आप न्यूटन ने पढ़ा होगा, न्यूटन के 3 नियम है। तो ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, पहला संक्रमण तत्व क्या है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी स्कैंडियम, ऑप्शन डी वैनेडियम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्कैंडियम। ऑप्शन सी स्कैंडियम इसका सही आंसर है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है वो है Hc, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 21। और मैं बात करूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनिक का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है वो है Ti, और एटॉमिक नंबर है 22। आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है वो है Zn, एटॉमिक नंबर है 30। आप देख लीजिए स्कैंडियम इस प्रकार का दिखता है कुछ, ये बिल्कुल बेहतरीन इमेज दी हुई है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट आप ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियोस में क्या कमी है क्या नहीं है, और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे और आप जल्द से जल्द अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति पाएंगे। तो धन्यवाद।